जेकोब ने अपनी पूरी जान लगा दी कि उसकी पुतलियां जरा भी ना हिले और वो एक बेवकूफ की तरह बस शून्य में घूरता रहे। डेकर ने चेक करने की भी जहमत नहीं उठाई कि जेकोब सच में वेजिटेबल बन गया है या नाटक कर रहा है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसकी नज़र में जेकोब बस एक गुलाम और टेस्ट सब्जेक्ट था, जिसे वो जब चाहे बस एक विचार से मार सकता था। हालांकि वो अभी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि अपने सुनहरे भविष्य और आगे के एक्सपेरिमेंट्स के लिए उसे इस शरीर की ज़रूरत थी। जाओ, अपनी हमेशा वाली जगह पर लेट जाओ। डेकर ने बड़े ठंडेपन से हुक्म दिया और मेज पर अजीबोगरीब औजार सजाने लगा। उसने एक बड़ा सा मेटल कंटेनर मेज के बीचों बीच रख दिया। जैकोब की आंखें फड़क उठी जब उसने उस कंटेनर के पास सजी हुई ढेर सारी छोटी नली और लंबी सुइयां देखीं। वो वहां से भाग जाना चाहता था, पर वो जानता था कि ये छोटा शैतान उसे जाने नहीं देगा, और वैसे भी उस रहस्यमय ताकत की वजह से वो अपनी मर्जी से एक इंच भी नहीं हिल सकता था। वो बस शांत रहकर अपनी बदकिस्मती का इंतजार कर सकता था। चूंकि पहला ट्रांसप्लांट पूरी तरह कामयाब रहा, तो अब दूसरे की बारी है। हालांकि उस जर्नल में लिखा था कि दूसरे ट्रांसप्लांट से पहले 3 महीने रुकना चाहिए, पर मुझे लगता है तुम बिल्कुल तैयार हो, है ना? डेकर ने अपने नुकीले पीले दांत दिखाते हुए एक खौफनाक और सर्द मुस्कान दी। जेकोब थोड़ा सिहर गया, पर उसने नाटक जारी रखा जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। लेकिन अंदर ही अंदर डेकर की बात सुनकर उसका दिल फटने को था। तुम अपनी आंखें तो काफी अच्छे से कंट्रोल कर लेते हो, पर अपनी नसों को कंट्रोल करने में अभी तुम्हें बहुत वक्त लगेगा। खैर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम मेरा कुछ बिगाड़ तो सकते नहीं। डेकर ने नफरत से हंसते हुए ताना मारा। जेकोब बस मन ही मन आह भर के रह गया। वो जानता था कि ये चीज इंसान नहीं है, और इसकी इंद्रियां इंसानों से कहीं ज्यादा तेज हैं। इसलिए अपनी धड़कनों और डर को छिपाकर इसे बेवकूफ बनाना नामुमकिन है। फिर भी वो पत्थर बना लेटा रहा और दर्द का इंतजार करने लगा। जब तक तुम्हें समझ आ रहा है, ठीक है। डेकर ने जेकोब की प्रतिक्रिया न देने पर ध्यान नहीं दिया। उसने एक 8 इंच लंबी सुई उठाई, जो अंदर से खोखली थी, और बिना किसी चेतावनी के उसने वो लंबी सुई जेकोब के बाएं हाथ में घोंप दी। सुई एक छोटी कांच की ट्यूब से जुड़ी थी, और देखते ही देखते ट्यूब के दूसरी तरफ से लाल खून बहकर नीचे रखी बाल्टी में गिरने लगा। जेकोब का शरीर पहले से ही हड्डियों का ढांचा था, और जैसे ही खून बाहर निकलने लगा, उसका सिर चकराने लगा और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। डेकर ने फुर्ती से मेज पर रखी एक छोटी नीली गोली उठाई और बिना किसी परवाह के जेकोब के मुंह में ठूस दी। जेकोब को अचानक लगा कि उसका सिर चकराना थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अंदर से खोखलापन अभी भी था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा ताकि खोए हुए खून की भरपाई कर सके, पर यह बेकार था, क्योंकि खून का बहाव शरीर की रिकवरी से कहीं ज्यादा तेज था। डेकर ने जेकोब की हालत को गौर से देखा। जब उसने देखा कि जेकोब का चेहरा पीला पड़ रहा है और सुई से खून का बहाव भी धीमा हो गया है, तो उसकी आंखों में एक अजीब सी एक्साइटमेंट चमक उठी। चलो अब उस जर्नल में लिखा दूसरा ट्रांसप्लांट शुरू करते हैं, ब्लड चेंज। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये किस जानवर का खून है, क्योंकि मैंने इसे एक ताज़े बने गड्ढे से इकट्ठा किया है, पर यह काफ़ी ज़ोरदार है और इंसानी खून से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे खून खरीदने के लिए पैसे नहीं खर्चने पड़े। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, बस इसके सहायक पदार्थ यानी ऑक्सिलरी मटेरियल्स को ढूंढने में मेरी दौलत का 10वां हिस्सा खर्च हो गया। अगर तुम अभी मर गए तो मुझे बहुत निराशा होगी। डेकर अपनी दौलत का रोना रो रहा था। जेकोब को तो जैसे दौरा ही पड़ गया। उसे लगा कि ये छोटा शैतान उसके शरीर में गड्ढे का खून डालने वाला है। यह हरामखोर पक्का मुझे मारना चाहता है। इस बार जेकोब को यकीन हो गया कि उसकी मौत पक्की है। वो दवाइयों के मामले में अनपढ़ नहीं था। उसने अपनी पिछली जिंदगी में जीने के लिए कई पुरानी और नई दवाइयों के बारे में पढ़ा था। उसे पता था कि खून बदलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके कई साइड इफेक्ट्स होते हैं, और ये ऐसे ही मोजे बदलने जैसा नहीं है। और इसे न तो ब्लड टाइप की परवाह थी और न ही ओरिजिन की। ये बस उस गड्ढे की गंदगी को बिना वायरस और बैक्टीरिया की परवाह किए उसके शरीर में पंप करने वाला था। डेकर को जेकोब के विचारों की कोई खबर नहीं थी, और अगर होती भी तो उसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए सिर्फ नतीजा मायने रखता था। जेकोब जिए या मरे, उससे उसका कोई लेना देना नहीं था। डेकर ने वो चौकोर कंटेनर खोला और अचानक पूरे कमरे में एक बेहद घिनौनी और तेज बदबू फैल गई। जेकोब को उल्टी आने को हो गई। अपनी पिछली जिंदगी में वो एक बादशाह की तरह जिया था। उसे याद भी नहीं था कि आखिरी बार उसने ऐसी सड़ी हुई बदबू कब सूंघी थी। उस बदबू के साथ ही जेकोब के जीने की रही कही उम्मीद भी चकनाचूर हो गई। वो जानता था कि अगर ये बदबूदार चीज उसके शरीर में गई तो उसका बचना नामुमकिन है। दूसरी ओर डेकर को उस बदबू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने एक छोटी सील बंद शीशी उठाई और उसे कंटेनर के ऊपर उल्टा कर दिया।
उसमें से नीला पाउडर जैसा रेत उस गंदे खून में गिरने लगा। एक एक करके उसने ऐसी 12 शीशियां उस कंटेनर में खाली कर दी। डेकर ने एक लंबी सुई से उस मिश्रण को हिलाना शुरू किया और जैसे ही उसने उसे 10 सेकंड तक हिलाया, उस कंटेनर से लाल धुआं उठने लगा, जैसे कि अंदर का खून खौल रहा हो। हालांकि जैकब उस अनजानी गोली को खाने के बाद भी होश में था, लेकिन शरीर से इतना सारा खून निकल जाने की वजह से उसे गहरी नींद का नशा यानी ड्राउजीनेस चढ़ने लगा था। यहाँ तक कि उसकी दिल की धड़कनें भी धीरे धीरे डूब रही थीं। उस कंटेनर में उस लाल मिश्रण को तैयार करने के बाद डेकर ने एक अजीब सी धातु की गेंद उठाई जिसके दोनों तरफ छेद थे। उसने एक पतली ट्यूब ली और उसे गेंद के एक छेद में फिट कर दिया। डेकर ने रहस्यमयी तरीके से उस मेटल बॉल पर अपना अंगूठा घुमाया और अचानक वो गेंद वाइब्रेट करने लगी। उसने संतुष्टि में सिर हिलाया और उस वाइब्रेटिंग बॉल को भी उसी कंटेनर के अंदर फेंक दिया। बिना एक पल गवाए डेकर ने उस पतली ट्यूब का दूसरा सिरा उठाया जो एक लंबी सुई से जुड़ा था, बिल्कुल वैसी ही सुई जैसी जैकब के दूसरे हाथ में लगी थी। अचानक उस ट्यूब से लाल लिक्विड धीरे धीरे बूंद बूंद करके बहने लगा। ये साफ तौर पर उस कंटेनर का गड्ढे वाला खून था। डेकर ने फुर्ती से उस सुई को जैकब के दाहिने हाथ की गहरी नस यानी डीप वेन में जोर से घूंप दिया। डेकर की आंखों में चमक आ गई जब उसने देखा कि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हो रहा है। वो इस एक्सपेरिमेंट का नतीजा देखने के लिए बेताब था, क्योंकि अगर वो कामयाब हुआ तो बस तीसरा ट्रांसप्लांट बाकी रह जाएगा और उसके बाद वो बिना किसी साइड इफेक्ट के डर से इन तरीकों को खुद पर आजमा सकेगा। जब डेकर दिन में सपने देख रहा था, तभी जैकब, जो बेहोशी की कगार पर था, अचानक झटके से अपनी सुस्ती से बाहर आ गया। उसे महसूस हुआ जैसे उबलता हुआ पानी उसके दाहिने हाथ में पंप किया जा रहा है और उसकी नसों में दौड़ रहा है। जैकब के पास सोचने की ताकत नहीं थी। उसका पूरा ध्यान उस बेइंतहा दर्द पर था जो लग रहा था उसके अंगों और नसों को पिघला देगा। लेकिन इस जलते हुए एहसास के बीच उसे अपने दिल की गहराइयों से कुछ अजीब सी एक्साइटमेंट भी महसूस हो रही थी। मैं कोई मैसोचिस्ट तो नहीं हूँ जिसे दर्द में मज़ा आए, पर मुझे ये अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। ये ज़रूर उस कचरे की वजह से है जो ये भूरा कमीना मेरे शरीर में पंप कर रहा है। जैकब खौफ और गुस्से से भर गया, लेकिन उसकी पुरानी चेतना ने उसे इस जहन्नुम जैसे दर्द के बावजूद पागल होने से बचा रखा था, और वो अजीब सा एहसास भी उसे दर्द सहने में मदद कर रहा था। हालांकि डेकर ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका पूरा फोकस जैकब के शरीर पर था। उस अनजाने खून की गर्मी से जैकब की पीली त्वचा अब सुर्ख लाल हो गई थी और उसकी नसें त्वचा के नीचे काली दिखाई दे रही थी, जैसे किसी ने उसे काले पेंट से रंग दिया हो। इस ब्लड चेंजिंग प्रोसेस के बावजूद ये अभी तक होश में? लगता है ब्लड स्टॉर्मिंग बग के एक्सपेरिमेंट के बाद इसने कुछ इम्यूनिटी बना ली है। बहुत बढ़िया, तुम जितना रेजिस्ट करोगे मुझे उतना शानदार रिजल्ट मिलेगा। डेकर इस सब से काफी खुश था। अचानक जैकब के दाहिने हाथ से निकलने वाला खून रुक गया, क्योंकि नीचे रखी बड़ी बाल्टी लगभग क्रिम्सन खून से भर चुकी थी। ओह, इसका असली खून खत्म हो गया, पर यह अभी भी होश में है। वो पेनलेस पिल जो मैंने दी थी वो भी ऐसा असर नहीं दिखा सकती। इसका मतलब है कि यह पक्का पहले ट्रांसप्लांट का कमाल है। डेकर सोचते हुए जैकब के बाएं हाथ से वो लंबी सुई खींच ली, क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका था। अब मुझे बस तब तक इंतजार करना है जब तक कि आधा रिफाइंड खून इसके शरीर में ना चला जाए, और फिर मैं इसके खुद के खून को बचे हुए आधे खून में मिला दूंगा। खून बदलने का कितना अजीब तरीका है। खैर, जब तक ये इसे तीसरे ट्रांसप्लांट के लिए तैयार करता है सब ठीक है। लेकिन मुझे अभी भी चिंता है कि क्या इस इंसान का शरीर इतना सारा खून झेल पाएगा। सिर्फ इस कंटेनर में 1 गैलन खून है और बाल्टी भी 1 गैलन भर चुकी है। अगर ये फट गया तो मेरा ठिकाना गंदा हो जाएगा। डेकर गहरी सोच में डूबा जैकब को घूर रहा था। जैकब को डेकर के ख्यालों की कोई भनक नहीं थी, क्योंकि वो अजीब सा एहसास अब और भी साफ होता जा रहा था और वो जलता हुआ दर्द कम हो रहा था, जो अच्छी बात थी। फिर भी किसी अजीब वजह से जैकब को लग रहा था कि ये इतना सरल नहीं है। उसे अपने दिल के अंदर कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी, और जैकब बिल्कुल सही था, क्योंकि उसके दिल की गहराइयों में एक कीड़े की लाश पड़ी थी, और वो कोई और नहीं बल्कि वही ब्लड स्टॉर्मिंग बग था जिसने उसके दिल के बीचों बीच छेद किया था। हालांकि किसी अज्ञात कारण से वो ब्लड स्टॉर्मिंग बग वहीं मर गया था, और कायदे से दिल में मरे हुए कीड़े के साथ जैकब का जिंदा रहना नामुमकिन था। फिर भी वो जिंदा था और उसे कुछ महसूस भी नहीं हो रहा था। इस वक्त वो नया खून उसके दिल में रिस रहा था, या यूं कहें कि उस हाउंड रैट के दिल में जो जैकब के अंदर पहले इम्प्लांट किया गया था। ये नया खून धीरे धीरे उस ब्लड स्टॉर्मिंग बग की लाश को
पिघला रहा था। और अजीब बात यह थी कि वो पिघली हुई लाश उस हाउंड रैट के दिल और नए खून द्वारा सोखी जा रही थी। उसका दिल किसी स्पंज की तरह उस कीड़े की लाश और उस उबलते हुए खून को पागलों की तरह सोख रहा था, जो एक तरह से पूरी तरह असंभव था, लेकिन ये हो रहा था। और इतना ही नहीं, जैसे जैसे वो हाउंड रैट का दिल इस खून को सोख रहा था, वो धीरे धीरे अपना आकार यानी रीशेप हो रहा था। हाउंड रैट का दिल इंसानी दिल जैसा बिल्कुल नहीं था। वो बस सबसे करीबी और सस्ता विकल्प था जो डेकर को मिला था। लेकिन अब वो दिल, जो इंसानी दिल से थोड़ा बड़ा और चौड़ा था, सिकुड़ रहा था और उसका ढांचा ऐसे बदल रहा था जैसे वो एक इंसानी दिल में ढल रहा हो। इसके अलावा वो ब्लड स्टॉर्मिंग बग पूरी तरह से एक अनचाहा तोहफा था, जो अब इस नए बदलते हुए दिल के साथ मर्ज हो रहा था। और इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह कि उसके दिल की दीवार के ठीक अंदर कुछ अजीब सा दिखाई देने लगा। ये बहुत धुंधला था, लेकिन ये काला था। डेकर को जैकब के दिल में हो रहे इस अचानक म्यूटेशन की कोई खबर नहीं थी। अगर उसे पता चलता तो वो शौक से पागल हो जाता और शायद डर के मारे जैकब को तुरंत मार देता, क्योंकि इस तरह का म्यूटेशन तो चौथे ट्रांसप्लांटेशन के बाद होना चाहिए था। जैकब को अपने शरीर के अंदर हो रहे बदलावों की कोई खबर नहीं थी। वो बस किसी मुसीबत का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे लगा था कि ये इतना आसान नहीं होगा। लेकिन मुसीबत आएगी नहीं। धीरे धीरे दर्द गायब हो गया और उसे बस अपनी नसों में आग जैसा गर्म खून बहता महसूस हो रहा था। आधा घंटा बीत गया और डेकर ने आखिरकार देखा कि जैकब अब पूरी तरह ठीक है। उसकी त्वचा सुर्ख लाल हो गई थी, लेकिन इसके अलावा उसने दर्द या तड़प का कोई संकेत नहीं दिया। वो बस शून्य में घूर रहा था, जैसे उसे आसपास की किसी चीज का होश ही ना हो। डेकर के माथे पर थोड़ी सिलवटें आ गईं। उसे लगा था कि यह प्रक्रिया काफी दर्दनाक हो गई। आखिर उसने उस अनजान खून में जो पाउडर मिलाए थे वे बहुत तेज यानी पोटेंट थे, और उनमें से 2 तो बेहद जहरीले यानी हाईली टॉक्सिक थे। यही एक मुख्य कारण था कि वो दूसरों पर प्रयोग कर रहा था। उस जर्नल को हासिल करने के बाद डेकर को इन ट्रांसप्लांट्स पर शक था, लेकिन जैकब को सही सलामत देखकर उसके शक दूर होने लगे और उनकी जगह उन्माद यानी एक्सटेसी ने ले ली। क्योंकि अगर वो जर्नल असली था तो उसे किसी भी बैकलैश या साइड इफेक्ट का डर नहीं था। बस एक और ट्रांसप्लांट। डेकर की आंखों में एक पागलपन भरा संकल्प चमक उठा। उसने जल्दी से जैकब के असली खून से भरी बाल्टी उठाई और उसे वापस उस खून के कंटेनर में डाल दिया, जो अब आधा खाली हो चुका था। जैकब ने जाहिर तौर पर यह देखा, लेकिन वो शांत रहा। वो जानता था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि पूरी प्रक्रिया अजीब रूप से दर्द रहित थी और उसके नज़र में डेकर एक सेडिस्ट था जो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। वो उसे तड़पाएगा। एक पल बाद वो मिला जुला खून उसके हाथ में गया और जैकब को अचानक बेहद सुस्ती यानी एक्सट्रीमली लेथार्जिक महसूस हुआ और देखते देखते वो बेहोश हो गया। इस बार दर्द की वजह से नहीं, बल्कि उस कंबाइंड ब्लड की वजह से जिसे उसका नया बनता हुआ दिल सोख रहा था। ऐसा लगता है कि असली दर्द तब शुरू हुआ जब मिला जुला खून सिस्टम में गया, लेकिन उस पेनलेस पिल के बावजूद वो इतनी जल्दी बेहोश कैसे हो गया? या कोई और वजह है? डेकर गहरी सोच में पड़ गया। उसने अपना पतला भूरा हाथ जैकब की छाती पर रखा और कुछ ऑब्जर्व किया। थोड़ी देर बाद उसने हाथ हटाया और बड़बड़ाया, इसकी असामान्य धड़कन के अलावा कुछ भी अजीब नहीं है, तो आखिर हो क्या रहा है? अचानक डेकर ने अपने गले में लटके बैग को खोला और गहराई से एक सलेटी कपड़े में लिपटी चीज निकाली। उसने उसे नाजुकी से खोला और उसके अंदर से एक सफेद किताब यानी व्हाइट बुक निकली। डेकर ने सहज तौर पर इधर उधर देखा और जब उसे तसल्ली हो गई कि कोई देख नहीं रहा है, तो उसने उसे खोला और बड़े ध्यान से एक एक पन्ना बार बार पढ़ने लगा। खून का ट्रांसप्लांट 3 घंटे से ज्यादा चला और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जैकब की आंखें बंद रहीं। डेकर अपनी जगह से नहीं हिला और हर थोड़ी देर में जैकब की हालत चेक करता और उसे एक हरे कवर वाली किताब में नोट करता। वो सफेद किताब अब कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। जब डेकर ने देखा कि खून का कंटेनर पूरी तरह खाली हो चुका है, तो उसने जैकब के दाहिने हाथ से वो लंबी सुई निकाल ली। जैकब बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, पहले की तरह। उसके हड्डियों वाला ढांचा जरा भी नहीं बदला था, बस उसकी त्वचा गुलाबी हो गई थी और कुछ नहीं। इससे डेकर और भी उलझन में यानी पजल में पड़ गया, क्योंकि जैकब के शरीर ने उसके पिछले खून की मात्रा से 2 गुना खून सोख लिया था और ना तो वो ओवरफ्लो हुआ और ना ही वो फटा। मुझे लगता है कि अगर मुझे इस ट्रांसप्लांट का सटीक नतीजा चाहिए तो मुझे उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। खून बदलना खतरनाक है और मैं अपनी आंखों या अपने तरीके पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता। इसके अलावा वो चीज़ तीसरे ट्रांसप्लांट बोन मैरो फ्यूजन में भी काम आएगी। डेकर की जानवरों जैसी हरी आंखों में चमक आ गई। क्योंकि दूसरा ट्रांसप्लांट जाहिर तौर पर सफल रहा, तो मुझे 1 साल इंतजार करना होगा
और अगर मुझे वो चीज़ चाहिए तो मुझे खुद जाना होगा, जिसमें 6 महीने से कम नहीं लगेंगे। खैर, मुझे तीसरे ट्रांसप्लांट के लिए सामान भी चाहिए, तो मैं 9 महीने में वापस आऊँगा। इस इंसान के आखिरी ट्रांसप्लांट के लिए तैयार होने के लिए ये काफ़ी वक्त है। डेकर खुद से बड़बड़ाया। वो पलटा और दूसरे ग्लास सेल की तरफ देखते हुए ठंडे स्वर में बोला, ओए पिगहेड, इसे हरे हीलिंग लिक्विड में डाल दो। पिगहेड की जानवरों जैसी आंखें झटके से खुलीं और उसके आसपास का हल्का नीला लिक्विड नीचे बैठ गया। ग्लास सेल खुला और पिगहेड बाहर आया। उसकी सुअर जैसी आंखें पूरी तरह बेजान थीं। उसका काला सुअर वाला सिर काले फर से ढका था, जो उसकी गर्दन और छाती तक फैला था, जबकि उसका धड़ एक हट्टे कट्टे इंसानी मर्द का था। पिगहेड जैकब की तरफ बढ़ा और अपने एक मजबूत ठोस हाथ से उसने जैकब को सीधे उसके सिर से पकड़ के उठाया। उसका बड़ा हाथ जैकब के हड्डियों वाले चेहरे पर पूरी तरह लिपटा हुआ था। बिल्कुल किसी कपड़े की गुड़िया की तरह पिगहेड ने जैकब को उसके ग्लास सेल में डाल दिया और एक हरा बटन दबाया। ग्लास सेल बंद होने लगा और उसमें नीचे से ऊपर तक हल्का नीला लिक्विड भरने लगा। अपना काम करने के बाद पिगहेड किसी कठपुतली की तरह वहीं खड़ा हो गया, जैसे अपने अगले आदेश का इंतजार कर रहा हो। डेकर ने जल्दी से अपनी हरी किताब सीढ़ियों के नीचे खुफिया जगह में रख दी। उसे पिगहेड की बेजान नजरों की कोई परवाह नहीं थी। इसके बाद उसने अपने गले वाले बैग को चेक किया और कुछ तसल्ली करने के बाद उसे बंद कर दिया। उसने पिगहेड की तरफ देखा और कड़ाई से कहा, जब तक मैं वापस नहीं आता तुम यहाँ पहरा दोगे। उस दरवाजे से मेरे अलावा कोई भी आए उसे तुरंत मार देना। इसके बाद हर 3 दिन में 1 बाल्टी नीला लिक्विड पीना, और अगर इस इंसानी गुलाम ने कोई भी अजीब हरकत की तो इसका लिक्विड बदलकर काला यानी ब्लैक कर देना। डेकर ने पिगहेड को वही निर्देश 2 बार दोहराए, जो बस अपनी जगह पर बुत बना खड़ा रहा। कोई नहीं बता सकता था कि वो जिंदा है या मुर्दा। हालांकि डेकर जानता था कि ये पिगहेड बहुत हद तक जिंदा है और उसे साफ साफ सुन सकता है। इसलिए यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसने कुछ छोड़ा नहीं है, डेकर लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ा और अपने लंबे सफर के लिए निकल पड़ा। दरवाजा बंद होने के बाद कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। पिगहेड अब जैकब के ग्लास सेल के सामने खड़ा था, जो हरे लिक्विड से भरा था। वो अपनी बेजान सुअर जैसी आंखों से बिना पलक झपकाए उसे घूर रहा था। ठीक इसी पल जैकब, जो बेहोश लग रहा था, उसने अपनी पलकें खोली। उसकी आंबर रंग की आंखों में गजब का सुकून और ठहराव था। आखिरकार मुझे अपने जैसा महसूस हो रहा है। जैकब को होश आए हुए आधा घंटा बीत चुका था, जब खून बदलने की प्रक्रिया लगभग खत्म हो रही थी। लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली और पत्थर बना रहा, क्योंकि वो डेकर को वो संतुष्टि नहीं देना चाहता था जो उसे चाहिए थी। हालांकि जैकब को नहीं पता था कि कैसे, लेकिन इस बार अपनी गहरी नींद से जागने के बाद वो अपनी धड़कनों को आसानी से कंट्रोल कर पा रहा था और शांत रह सकता था। उसका दिमाग, जो पहले किसी खिचड़ी की तरह उलझा हुआ था, अब एकदम साफ अपेरेंट हो चुका था। जैकब को महसूस हुआ कि वो अपने पुराने शांत स्वभाव में वापस आ गया है। शायद ये नया जवान शरीर था या पुनर्जन्म का झटका, लेकिन अब वो भावुक नहीं हो रहा था और हमेशा अलर्ट था। जैकब ऐसा कभी नहीं था। उसके पास एक सदी का अनुभव था। वो वही चालाक बूढ़ा लोमड़ी था जिसने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से 50 साल तक पूरी दुनिया के हथियार साम्राज्य पर राज किया था। पूरी तरह होश में आने के बाद उसे अचानक मानसिक और शारीरिक रूप से ठंडक महसूस हुई। यही सबसे बड़ी वजह थी कि पिगहेड द्वारा जानवरों की तरह उठाए जाने और डेकर को बेवकूफ़ बनाने के बावजूद वो इतना शांत रह पाया। इस नाटक ने उसे बहुत सारी नई जानकारी दी, जो डेकर ने खुद बड़बड़ाते हुए दी थी, क्योंकि उसे लगा था कि जैकब बेहोश है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो जैकब को इतनी आसानी से धोखा दे पाएगा। और तो और जैकब ने पाया कि उसके कान और नाक पहले से भी ज़्यादा तेज पोटेंट हो गए हैं। अब जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो इस हरे लिक्विड के बावजूद साफ साफ देख सकता था। क्या ये उस रहस्यमयी खून की वजह से है जो उस छोटे कमीने को एक गड्ढे में मिला था? जैकब का ध्यान अपने आप उस खून पर गया। इससे जैकब को तुरंत शीत रक्त प्रजातियों का ख्याल आया। उसे इन प्रजातियों के बारे में काफ़ी जानकारी थी, क्योंकि उसने एक एंटी इंफ्रारेड तकनीक पर रिसर्च और डिज़ाइन किया था, जो ठंडे पानी में भी गर्म और ठंडे खून वाले जीवों को देख सकती थी। खैर, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरी मदद ही कर रहा है। मुझे इस रहस्यमयी दुनिया के बारे में अपनी राय बदलनी होगी। यहाँ मैं अपनी पिछली दुनिया का कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं कर सकता। यहाँ शायद जादू भी है, जो मेरी पिछली दुनिया में बस एक मिथक था। जैकब ने शांति से सोचा। फिर उसकी नज़र उस लंबे चौड़े पिगहेड पर पड़ी, जो उसके ग्लास सेल से 2 मीटर दूर एक बुत की तरह खड़ा था। वो उसे देखकर अभी भी हैरान था। उस छोटे शैतान ने इसे बनाया कैसे? या ये भी किसी खास प्रजाति का गुलाम है? फिर भी जैकब को डेकर का वो आदेश याद था, अगर उसने कोई हरकत की तो काला लिक्विड इस्तेमाल होगा। लेकिन उसे यकीन था कि डेकर उसे अपना रिजल्ट मिलने से पहले नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शायद वो काला लिक्विड मुझे बेहोश करने वाली दवा जैसा होगा। जैकब ने निष्कर्ष निकाला, पर उसे याद आया कि वो तो वैसे भी हिल नहीं सकता।
तभी अचानक जैकब को अपने अंदर कुछ अजीब महसूस हुआ। ये ठीक उसके दिल के अंदर था और जब उसने उस जगह पर फोकस किया तो उसे लगा कि कुछ थोड़ा सा हिला है। हालांकि ये कोई ठोस चीज नहीं थी, ये कुछ वायवीय ऐसा था। जैकब हैरान था और उसने अपने दिल पर और ज्यादा फोकस किया। उसे महसूस हुआ कि वो चीज थोड़ी सी कोशिश से हिल रही है, जैसे वो चाहती हो कि जैकब उसे कंट्रोल करे। आखिर ये है क्या? जैकब ने पूरी जी जान से उस चीज को हिलाने पर फोकस किया। वैसे भी इस वक्त उसके पास करने को और कुछ था भी नहीं। 3 दिन बाद जैकब अभी भी पूरी तरह से उस चीज को हिलाने में लगा हुआ था। उसे वक्त और थकान की कोई परवाह नहीं थी। उसने ये भी पाया कि ये हरा लिक्विड कमाल का है, क्योंकि उसे सांस लेने की जरूरत नहीं थी। दूसरा, उसे ना तो थकान महसूस होती थी और ना ही सोने की जरूरत थी। वो आसानी से एकाग्र हो सकता था। सबसे बड़ी बात, उसे भूख भी नहीं लग रही थी। ये बात जैकब को बहुत चौंकाती है। उसका ये अंदाजा सही साबित हो रहा था कि ये दुनिया उसकी पिछली दुनिया से कहीं ज्यादा उन्नत है। हालांकि उसे अभी भी जादू वाली थ्योरी पर थोड़ा शक था। खैर, अभी उसका ध्यान उस पर नहीं था, क्योंकि वो पागलों की तरह उस चीज को अपने दिल के अंदर हिलाने की कोशिश कर रहा था। 7वां दिन जैकब आखिरकार उस हवा जैसी चीज को हिला पाया, लेकिन वो इसे केवल 1 सेंटीमीटर ऊपर ले जा सका था। ये उसके दिल के इलाके से बाहर भी नहीं निकली थी। फिर भी जैकब अपनी प्रोग्रेस से काफी खुश था। 35वां दिन अब जैकब उस एनर्जी को अपनी बाईं छाती के आसपास आज़ादी से घुमा सकता था। उसने ये भी पता लगा लिया था कि ये चीज़ उसके खून के अंदर नहीं थी, बल्कि ये कुछ पारदर्शी सी थी, क्योंकि जब उसने इसे घुमाया तो उसे ऐसा लगा कि जैसे वो अपने शरीर के अंदरूनी हिस्सों, जैसे कि नसें, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ और खून के बहाव को महसूस कर रहा है या देख रहा है। ये उसकी सबसे बड़ी खोज थी, जिसने उसे हैरान और एक्साइटेड दोनों कर दिया था। उसे अचानक लगा कि ये चीज़ सामान्य नहीं है और शायद ये उसकी मौजूदा मुसीबत में उसकी मदद कर सकती है। वो जानता था कि ये सिर्फ उसकी भावना हो सकती है, क्योंकि वो आज़ादी के लिए तड़प रहा था। फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी और उस चीज़ को फिर से कंट्रोल करने लगा। 50वां दिन जैकब की आंखें हमेशा की तरह कसकर बंद थीं और वो गहरे ध्यान में डूबा हुआ था। आज उसने एक नई खोज की थी। लंबे अभ्यास के बाद वो आखिरकार उस अजीब ऊर्जा को अपने बाएं हाथ की कलाई तक ले आया था। जैकब ने इस चीज़ को एनर्जी कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये उसके शरीर के अंदर बिना किसी रुकावट के घूम सकती थी और इसमें अजीबोगरीब गुण थे। लेकिन अपनी हाल की खोजों के बाद उसे अभी भी शक था कि क्या ये एनर्जी सच में बिना किसी रास्ते के घूम रही है या इसके पीछे कोई और गहरा राज है। सिर्फ ये एनर्जी ही उसे उसके शरीर के अंदर का सही एहसास दिला सकती थी। हफ्तों की प्रैक्टिस के बाद जैकब ने महसूस किया कि जहाँ जहाँ से ये एनर्जी गुजरती है, वहाँ का रास्ता जैसे हमेशा के लिए खुल जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने शरीर के अंदर ब्लॉक रास्तों को खोल रहा है, या इस एनर्जी के लिए नए रास्ते यानी पाथवेज बना रहा है, जो उसके दिल में पैदा हुई थी। इस वक्त वो एनर्जी धीरे धीरे उसके बाएं हाथ यानी लेफ्ट फोर आर्म से उसकी हथेली की तरफ बढ़ रही थी। अगर वो चाहता तो उसे आसानी से वापस खींच सकता था, उसी रास्ते से जिससे वो आई थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो देखना चाहता था कि जब ये अजीबोगरीब एनर्जी उसकी हथेली या उंगलियों में जाएगी तो क्या होगा। क्या ये बाहर निकलेगी या ये सिर्फ एनर्जी नहीं कुछ और है। जैकब के मन में ऐसे हजारों सवाल थे और उसका सबसे बड़ा डर ये था कि कहीं ये वही खूनी कीड़ा तो नहीं जो कभी उसके दिल में घुसा था। वो पक्के तौर पर कुछ नहीं जानता था, क्योंकि उस दिन बेहोश होने के बाद क्या हुआ उसे याद नहीं था। उसने उस कीड़े को बाहर आते नहीं देखा था और अंदर ही अंदर उसे महसूस हो रहा था कि वो बाहर आया भी नहीं है। लेकिन वो दिल से चाहता था कि ये वो कीड़ा ना हो, क्योंकि अगर ये वो कीड़ा हुआ तो शरीर से बाहर आने के बाद शायद वो उसे कंट्रोल ना कर पाए या वो उसे नुकसान भी पहुंचा सकता था। वो चाहता था कि ये नॉवेल्स की तरह कोई जादुई एनर्जी हो। फिर भी वो ये रिस्क लेने को तैयार था, क्योंकि शायद यही यहाँ से निकलने का उसका इकलौता रास्ता था। नहीं तो डेकर अपना काम पूरा होने के बाद उसे मार ही डालता। 53वां दिन यानी 53 डे। आखिरकार वो एनर्जी जैकब की हथेली में दाखिल हुई और उसने उसे अपने अंगूठी की तरफ मोड़ दिया। इस पल वो उसकी सही लंबाई नाप पाया। ये केवल 3 इंच लंबी थी और इसकी मोटाई, जैसा कि उसने 2 दिन पहले पता लगाया था, एक बाल के रट जितनी या उससे भी पतली थी। 2 दिन पहले उसे अपने ग्लास सेल के रिफ्लेक्शन में इसकी एक झलक दिखी थी, बस एक पल के लिए। लेकिन जैकब ने अपनी नसों की तरह एक बहुत पतली लकीर को अपने हाथ की तरफ बढ़ते देखा था। इससे जैकब को थोड़ी राहत मिली कि ये वो मोटा कीड़ा नहीं है। उसे लगा कि शायद डेकर ने उसे उसके शरीर में नहीं छोड़ा। लेकिन फिर वही सवाल खड़ा हो गया, आखिर ये है क्या? क्या ये सचमुच माना या जादुई एनर्जी है? जैकब थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन एक्साइटेड भी था। उसका बूढ़ा दिल उम्मीद से भर गया।
इस वक्त वो एनर्जी धीरे धीरे उसके बाएं हाथ से उसकी हथेली की तरफ बढ़ रही थी। अगर वो चाहता तो उसे आसानी से वापस खींच सकता था, उसी रास्ते से जिससे वो आई थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो देखना चाहता था कि जब ये अजीबोगरीब एनर्जी उसकी हथेली या उंगलियों में जाएगी तो क्या होगा। क्या ये बाहर निकलेगी, या ये सिर्फ एनर्जी नहीं कुछ और है। जैकोब के मन में ऐसे हजारों सवाल थे, और उसका सबसे बड़ा डर ये था कि कहीं ये वही खूनी कीड़ा तो नहीं जो कभी उसके दिल में घुसा था। वो पक्के तौर पर कुछ नहीं जानता था, क्योंकि उस दिन बेहोश होने के बाद क्या हुआ उसे याद नहीं था। उसने उस कीड़े को बाहर आते नहीं देखा था, और अंदर ही अंदर उसे महसूस हो रहा था कि वो बाहर आया भी नहीं है। लेकिन वो दिल से चाहता था कि ये वो कीड़ा ना हो, क्योंकि अगर ये वो कीड़ा हुआ तो शरीर से बाहर आने के बाद शायद वो उसे कंट्रोल ना कर पाए, या वो उसे नुकसान भी पहुंचा सकता था। वो चाहता था कि ये नॉवेल्स की तरह कोई जादुई एनर्जी हो। फिर भी वो ये रिस्क लेने को तैयार था, क्योंकि शायद यही यहाँ से निकलने का उसका इकलौता रास्ता था। नहीं तो डेकर अपना काम पूरा होने के बाद उसे मार ही डालता। 53वां दिन यानी 53 डे। आखिरकार वो एनर्जी जैकोब की हथेली में दाखिल हुई और उसने उसे अपने अंगूठे की तरफ मोड़ दिया। इस पल वो उसकी सही लंबाई नाप पाया। ये केवल 3 इंच लंबी थी, और इसकी मोटाई, जैसा कि उसने 2 दिन पहले पता लगाया था, एक बाल के लट जितनी या उससे भी पतली थी। 2 दिन पहले उसे अपने ग्लास सेल के रिफ्लेक्शन में इसकी एक झलक दिखी थी, बस एक पल के लिए। लेकिन जैकोब ने अपनी नसों की तरह एक बहुत पतली लकीर को अपने हाथ की तरफ बढ़ते देखा था। इससे जैकोब को थोड़ी राहत मिली कि ये वो मोटा कीड़ा नहीं है। उसे लगा कि शायद डेकर ने उसे उसके शरीर में नहीं छोड़ा। लेकिन फिर वही सवाल खड़ा हो गया, आखिर ये है क्या? क्या ये सचमुच माना या जादुई एनर्जी है? जैकोब थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन एक्साइटेड भी था। उसका बूढ़ा दिल उम्मीद से भर गया। इस वक्त वो एनर्जी उसके अंगूठे के नाखून के सिरे तक पहुंच चुकी थी, लेकिन ये उससे आगे नहीं गई। जैकोब ने कितना भी जोर लगाया, वो उस जगह से टस से मस नहीं हुई। ये देखकर जैकोब का दिल बैठ गया। उसकी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने जैकोब को पूरी तरह चौंका दिया। उसका अंगूठा अचानक फड़का, यानी ट्विस्ट। जैकोब की पुतलियां फैल गईं, और उसे अचानक एक बात का एहसास यानी रियलाइजेशन हुआ। उसने फिर से अपना हाथ हिलाने की कोशिश की, लेकिन हाथ अभी भी हमेशा की तरह जाम था। लेकिन जब उसने अपने अंगूठे पर फोकस किया तो वो उसे आज़ादी से घुमा सकता था। हालांकि पूरी तरह से नहीं, सिर्फ अंगूठे का वही हिस्सा आज़ाद था जो उस एनर्जी की पतली लकीर से ढका हुआ था। लेकिन इतना ही काफ़ी था। जैकोब खुशी के मारे लगभग पागल होने वाला था। जब से वो इस दुनिया में आया था, उसने अपनी पलकों और आंखों के अलावा अपने शरीर पर कभी कंट्रोल महसूस नहीं किया था। कोई रहस्यमयी ताकत उसे जकड़े हुए थी, और उसका रिमोट कंट्रोल डेकर के हाथ में था। लेकिन अब अचानक वो बिना किसी रोक टोक के अपना अंगूठा हिला पा रहा था। ये उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। फिर भी उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, और वो वापस अपने शांत स्वभाव में आ गया। उसने जल्दी से उस एनर्जी को वापस अपनी हथेली के बीच में खींचा और उसे अपनी तर्जनी उंगली की तरफ भेजा। वो पक्का करना चाहता था कि क्या ये एनर्जी सचमुच उस पाबंदी को तोड़ सकती है। जैसे ही एनर्जी अंगूठे से निकली, अंगूठा फिर से पहले की तरह जाम हो गया, और जैकोब फिर से बेबस हो गया। लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसका पूरा फोकस अब इंडेक्स फिंगर पर था। थोड़ी देर बाद एनर्जी उसकी उंगली के सिरे तक पहुंच गई और बाहर निकलने से फिर ब्लॉक हो गई। लेकिन जैकोब का ध्यान उस पर नहीं था। जैसे ही उसने उंगली हिलाने की कोशिश की, वो खुशी से झूम उठा जब उसकी उंगली उसके इशारे पर हल्की सी मुड़ गई। तो ये एनर्जी का छोटा सा टुकड़ा सचमुच इन पाबंदियों को बेकार कर सकता है। लेकिन ये बहुत छोटा है और मैं इसे बढ़ा नहीं पा रहा हूँ। मैं बस इसे अपने शरीर में इधर उधर घुमा सकता हूँ। जैकोब उलझन में था। उसे बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा था जैसे किसी ने रोशनी की किरण देखी हो, लेकिन उसके और रोशनी के बीच में एक अथाह खाई हो। अचानक जैकोब के बूढ़े दिमाग में एक विचार आया, ये पाबंदी फिजिकल नहीं है तो ये ज़रूर कोई दिमागी या एब्स्ट्रैक्ट चीज़ होगी, है ना? क्योंकि मैं इस एनर्जी से अपने शरीर के अंदर देख सकता हूँ, तो क्या मैं उस जगह को ढूंढ सकता हूँ जहाँ से मुझे कंट्रोल किया जा रहा है? और क्या मैं इस एनर्जी से उस पर हमला कर सकता हूँ? इस वक्त जैकोब की आंखें चमक उठीं और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। ये विचार उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था।
बिना किसी हिचकिचाहट के वो एनर्जी का टुकड़ा बिजली की रफ्तार से वापस दिल में लौट आया। यही एक वजह थी जिससे जैकोब को यकीन था कि ये कोई कीड़ा नहीं है। वो इसे सिर्फ एक विचार से वापस खींच सकता था और इसकी रफ्तार शरीर के अंदर कल्पना से भी परे थी, इसलिए वो इसे जादुई एनर्जी मान रहा था। खैर, अभी ये उसका मुख्य मुद्दा नहीं था। उसने उस एनर्जी को सीधे अपने सिर की तरफ यानी हेड की तरफ भेजने की कोशिश की, जहां उसे यकीन था कि वो पाबंदी लगी हुई है। लेकिन जैसे ही उस एनर्जी ने उसकी गर्दन से ऊपर जाने की कोशिश की, वो अचानक वहां अटक गई, जैसे कोई मिस्टीरियस बैरियर उसे रोक रहा हो। जैकोब को ऐसा एहसास पहले कभी नहीं हुआ था और वह समझ गया कि कुछ तो बहुत गलत है। अगर कहानी ने दिल छू लिया हो तो द लिट नेस्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि